जो कोई भी इंसान इस रेड मिस्ट के सामने इन्फेक्टेड होता है वो बच नहीं पाता। लेकिन हमारे हीरो का कहानी कुछ अलग है। इस एपोकलिप्स के सामने जो रेड मिस्ट दूसरे लोगों को मार रहा था वो हमारे हीरो के लिए एक हथियार का काम करता है। वह अपने पेरेंट्स को भी खो देता है और उसकी बहन भी अचानक से डिसअपीयर हो जाती है, जिसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन रेड मिस्ट की वजह से वो इन्फेक्टेड होकर बिस्टिफाइड ह्यूमन बींग में बदल जाता है और कोई भी मोस्टर यहाँ पर उसको मार नहीं सकता और मोस्टर उसके लिए एक पावर का सोर्स बन जाता है। और उसी दिन से हमारा हीरो बिना किसी रुकावट के इवॉल्व होता जाता है और यहाँ पर इस एपोकलिप्स के समय में मोस्टर के लिए वो एक डेंजरस क्रिएचर बन जाता है। किसने सोचा था कि एक मिस्टीरियस रूइन को खोदने के वजह से एक एंशिएंट सील बाहर निकल कर आएगा और उसी से ये पूरा मानव दुनिया बर्बाद हो जाएगा। एक ब्लड रेड स्मोक तेजी से शहर में फैल जाता है और इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके वजह से कुछ इंसान पागल हो जाते हैं या तो फिर कुछ मारे जाते हैं। हालांकि अन्य जीव जंतु ज्यादातर खतरनाक रूप वाले काफी ज्यादा पावरफुल मोस्टर में बदल जाते हैं। जहाँ पर भी ये जानवर यानी कि मोस्टर जाते हैं वो पूरे शहर को दबा कर देते हैं। पूरी महामारी की तरह फैल चुका है। मोस्टर इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं जैसे कि वो उनका खाना हो। लेकिन उन मोस्टर को मारने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ फाइटिंग जेट आकर उनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उल्टा ही मोस्टर मरने के बजाय शहर पूरी तरह से तबाह होने लगा। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उस टूटी हुई सिटी में अपनी बहन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको अपनी बहन कहीं पर भी नहीं मिलती। शायद किसी मोस्टर ने उसे खा लिया हो। देखने से ऐसा लगता है उसने भी उस रेड स्मोक की वजह से अपने पावर को अवेकन कर लिया हो। मोस्टर काफी तेजी से आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हमारे हीरो के पास भी सुपर पावर आ चुका है, इसलिए वो अपने भयानक हाथ से उसके ऊपर अटैक करके उन सभी को एक ही बार में मार डालता है। लेकिन उसको अभी तक अपनी बहन नहीं मिलती। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको उसकी बहन का एक डॉल तो मिल गया, लेकिन अब वो उस डॉल को देखते हुए अपनी बहन को याद करने लगता है। उसकी आंखों से खून के आंसू झरने लगते हैं। वो काफी जोर से अपनी बहन को आवाज लगाने लगा जिसका नाम जियाओ जियो होता है। अब कहानी 3 दिन पहले जाता है जहाँ पर पूरा दुनिया एकदम सही सलामत था। सभी लोग आराम से काम कर रहे हैं। किसी को भी पता नहीं है कि थोड़ी देर में ही ये दुनिया एक हेल में बदल जाएगा। कईयों एरिया में अजीब तरह के रेड स्मोक दिखाई दिया। सरकार ने लोगों को बिना काम के वजह से बाहर न आने के लिए कहा। अब हम वहीं पर एक हाईवे में एक कार के अंदर जियाओ हाओ और उसके फैमिली को देखते हैं। अब इतने में ही एक आर्मी आकर उनको अपना कार आगे बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन वो पॉलिटिशियन के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह के नेचुरल डिजास्टर को आर्मी कैसे रोक सकते हैं। इस तरह की अवस्था को देखने के बाद जियाओ जियो डरने लगती है, लेकिन उसके भाई ने उसे ना घबराने के लिए कहा। अचानक से बाहर रेड स्मोक अपीयर होता है जिसके वजह से सभी चीजें कंट्रोल से बाहर होने लगा। एक कार हवा में उड़ते हुए आकर उनके कार के ऊपर ही गिर जाता है। कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही में उनके माँ बाप का पेट भी उस कार के अंदर ही दब जाता है, इसलिए वो बचकर भाग नहीं सकते। अचानक से उनके आगे मोस्टर अपीयर होने लगते हैं। उन्होंने इंसानों के ऊपर अटैक कर दिया। लोग अपना जान बचाते हुए भागने लगते हैं। आर्मी फोर्सेस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि बंदूक की गोली उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उस नजारे को देखने के बाद जिया हाओ के माँ बाप उनको गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। जिया हाओ भी कार के डोर को तोड़ते हुए बाहर आकर अपने माँ बाप को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोशिश नाकाम हो गया। मॉम उसको अपनी बहन को लेकर भाग जाने के लिए कहती है क्योंकि मोस्टर काफी तेजी से उनके तरफ ही आ रहे थे, लेकिन जिया हाओ उनको निकालना चाहता है। उनके पीछे मोस्टर एक इंसान को खाने की कोशिश कर रहा है। इंसान चिल्लाते हुए मदद मांग रहा है, लेकिन उस भयानक मोस्टर से कोई भी उसको बचा नहीं सकता। जिया हाओ के माँ बाप उसको भागने के लिए कह रहे थे। उनके मुंह से और सर से काफी सारा खून आ रहा है। वो अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। अब अचानक से कुछ पहाड़ आकर उस कार के ऊपर ही गिर गया जिसकी वजह से वो दोनों मारे जाते हैं। उस ब्लास्ट की वजह से वो दोनों भाई बहन दूर जाकर गिरती है। आपने सामने माँ बाप को उस तरह से मरता हुआ देखकर वो रोने लगते हैं, लेकिन ये रोने का समय बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनके आगे काफी सारे मोस्टर होते हैं, इसलिए वो मोस्टर से बचते हुए भागने लगते हैं। जो फाइटिंग प्लेन उन मोस्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे, मोस्टर उनके ऊपर अटैक करके उन्हें ही दबा कर देते हैं। चारों तरफ अराजकता फैल चुका है। इंसान भी इंसानों को मार रहे हैं जैसे कि वो अब पागल हो चुके हो।
जियाओ हाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। वो बस मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहे हैं। काफी सारे मॉन्स्टर उनके पीछे ही होते हैं। वो दोनों एक मिरर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। हालांकि वो मॉन्स्टर की नजर से बचने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन रेड स्मोक से वो बच नहीं सकते। धीरे धीरे वो दोनों भी इन्फेक्टेड होने लगते हैं। जियाओ जू का सर दर्द करने लगा। वो काफी जोर जोर से कराने लगती है। वो अपने भाई को बताती है उसका तबीयत खराब हो रहा है। जियाओ हाओ टूटे हुए मिरर में अपना चेहरा देखता है जिसमें कुछ लाल दरारें आ रहे थे। वो सोचने लगा क्या ये रेड मिस्ट को इनहेल करने की वजह से हो रहा है। और वो एक बोतल से पानी निकालकर रुमाल में डाल के अपनी बहन का मुंह उससे कवर करने के लिए कहता है, लेकिन इतने में ही उसका हालत काफी ज्यादा खराब होने लगा। उसके शरीर से काफी सारा रेड एनर्जी बाहर निकलने लगता है। अपने भाई का यह हालत देखने के बाद जियाओ जू उसका चिंता लेने लगती है। जियाओ हाओ का पूरा शरीर काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। ऐसा लगता है कि वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो अपनी बहन को ऐसे दिखाता है कि वो एकदम सही सलामत हो। लेकिन उस रेड एनर्जी के वजह से एक मॉन्स्टर को उनका लोकेशन पता चल जाता है और वो धीरे धीरे उनके सामने आ गया। उसको देखने के बाद जियाओ हाओ अपनी बहन का हाथ पकड़कर काफी तेजी से भागने लगा और वो दोनों बचते हुए एक सुपरमार्केट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब उनके सामने भी काफी खतरनाक और भयानक मॉन्स्टर आ गया। पीछे एक मॉन्स्टर और आगे एक मॉन्स्टर होता है, जिसकी वजह से अब उनके पास भागकर जाने का कोई भी जगह नहीं होता। और वो मॉन्स्टर ऊपर उड़ते हुए उनके और भी ज्यादा नजदीक आ गया और भी यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर उन्हें खाने के लिए आ जाते हैं। जियाओ जू काफी ज्यादा डर चुकी है, इसीलिए जियाओ हाओ उसे जोर से हक करता है। उसे लगने लगा क्या अब वो यहाँ पर इस तरह से मरने वाले हैं, क्योंकि बचकर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन वो दोबारा मॉन्स्टर से बचते हुए पीछे की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि अंदर और भी ज्यादा खतरा था। अचानक से दोबारा एक मॉन्स्टर उसके आगे आ गया, इसलिए जियाओ हाओ एक लाठी लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी असर नहीं पड़ता। वो बस जियाओ हाओ के ऊपर अटैक करके उसे खाने ही वाला था। लेकिन इतने में ही जियाओ जू एक तीर चलाकर मॉन्स्टर की आंखों पर अटैक करके उसके एक आंख को तोड़ देती है और अपने भाई को मदद करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हो चुकी है। लेकिन अब उस मॉन्स्टर को जियाओ जू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो जियाओ हाओ को छोड़कर उसकी बहन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियाओ जू काफी तेजी से भागने लगती है। मॉन्स्टर अब उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जियाओ हाओ अपनी बहन को बचाने के लिए आगे जाना चाहता है, लेकिन अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो सोचने पड़ जाता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। वहीं पर उसकी बहन ज्यादा समय तक भाग नहीं सकती और जमीन पर गिर जाती है। मॉन्स्टर उसके पास आकर उसे खाने ही वाला है, लेकिन इतने में ही जियाओ हाओ की बॉडी से काफी सारा रेड एनर्जी बाहर निकलने लगा और वो काफी तेजी से आगे जाकर मॉन्स्टर के ऊपर एक दीवार गिरा के उसके सर पर अटैक करके उसे एक ही बार में मार डालता है। जियाओ हाओ गुस्से में पागल हो चुका है। अपने भाई को उस हालत पर देखने के बाद जियाओ जू डर जाती है और वो काफी तेजी से आगे की तरफ जाने लगा। लेकिन इतने में ही जियाओ जू जाकर उसको पकड़ते हुए उसे रोकने लगती है। अपनी बहन का आवाज सुनने के बाद जियाओ हाओ को अपना पास्ट याद आने लगा, जहां पर उसके माँ बाप उसको अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कह रहे थे। साथ ही में उसको भी जियाओ जू के साथ में जिंदा रहना था। जियाओ हाओ दोबारा होश में आ गया, जहां पर उसकी बहन रोते हुए उसको आवाज लगा रही थी। जियाओ हाओ हल्का फिक्का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहन से माफी मांगता है। जियाओ जू पूछती है क्या आप ठीक हो, लेकिन इतने में ही दोबारा एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आके उनके ऊपर अटैक कर देता है। समय रहते ही साइड पर होके जियाओ हाओ अपनी बहन और खुद को बचाने में कामयाब हो गया और फिर एक स्टिक से मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब हमें पता चलता है कि जियाओ हाओ ने भी अपने पावर को अवेकन कर लिया है। अब वो पहले तो अपनी बहन को छुपने के लिए कहता है ताकि फाइट करते समय उसे चोट ना लगे, लेकिन जियाओ जू को अपने भाई का फिक्र होने लगा, क्योंकि वो अकेले मॉन्स्टर के साथ में फाइट नहीं कर सकता। लेकिन जियाओ हाओ बताता है वो मॉन्स्टर साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए उसको मुझे दूर ले जाना होगा। जियाओ जू को लग रहा था वो दोबारा अपना कंट्रोल खो सकता है, इसीलिए वो उसको छोड़ नहीं सकती। लेकिन जियाओ हाओ ने प्रॉमिस किया कि वो लौट कर वापस जरूर आएगा। अब वो काफी तेजी से मॉन्स्टर को मारने के लिए बाहर चला गया और उसको ये भी पता चल चुका है मॉन्स्टर को मारने की वजह से उसका लेवल और स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज होता है।
अब उस मोस्टर को बताता है, ऐसा लगता है तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है, इसलिए अगर मैं तुम्हें किल करूंगा तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल तो बन जाऊंगा कि जिससे मैं अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मोस्टर अजीब तरह से हंस रहा है। जिया हाओ उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन इतने में ही वहां पर बाकी कुछ छोटे छोटे मोस्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिया हाओ भी अपने स्टिक से उन मोस्टर को एक एक करके मारने लगा। एक मोस्टर पीछे से आकर अपने मुंह से उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन जिया हाओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो उस मोस्टर को पकड़कर बीच में से उसका शरीर अलग कर देता है, जिसके वजह से उसका पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। इतने में ही उन मोस्टर को मारने के लिए वहां पर फाइटिंग प्लेन आते हैं, जिसके वजह से मोस्टर उस जगह से भाग गया, क्योंकि ऊपर से एक मिसाइल से उनके ऊपर अटैक हुआ था। मोस्टर तो उस जगह से भाग जाता है, लेकिन वो मिसाइल काफी तेजी से जियाओ की तरफ आने लगा, लेकिन इतने में ही जियाओ बाहर आ जाती है। जियाओ ने उसे बाहर ना आने के लिए कहा। मिसाइल गिरने की वजह से वहां पर काफी जोर का ब्लास्ट हुआ। जियाओ बेहोश हो चुकी है। साथ ही में आर्मी को पता चलता है कि नीचे सर्वाइवर्स भी मौजूद है, इसलिए वो नीचे आकर जियाओ को रेस्क्यू करके ले जाते हैं, लेकिन वो जियाओ को रेस्क्यू नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है वो तो इन्फेक्टेड हो चुका है। जियाओ कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मिसाइल के वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। अब हम जियाओ को देखते हैं, जो कि आग में जलते हुए अपने भाई को कह रही है, आप मुझे बचाने के लिए वापस क्यों नहीं आए। जियाओ काफी जोर से अपनी बहन का नाम लेते हुए जागता है। उसके सामने एक मशीन गन होता है। दरअसल ये तो बस उसका एक नाइटमेयर था, जो नाइटमेयर रोज उसको आता है। पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन वो अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाया, और इसके अलावा किसी को भी उसके सच्चाई के बारे में पता नहीं चला। वो बताता है, उस समय जियाओ को उन लोगों ने ले लिया था। मैंने आसपास के हर रिफ्यूजी कैंप में उसकी तलाशी की थी, लेकिन अभी भी उसका कोई भी अता पता नहीं है। अपनी बहन की तलाश जारी रखने के लिए मैं बॉर्डर पर लोएस्ट रैंकिंग पेट्रोल स्क्वाड में शामिल हो गया, और एक लो लेवल का सोल्जर से ज्यादा कुछ नहीं रहा। ऐसे समय में सिर्फ आर्मी में ही आप जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं और इधर उधर जाने का अधिकार पा सकते हैं। अब हम चीजी सिटी के बॉर्डर आउटपोस्ट को देखते हैं। चीजी पेट्रोल स्क्वाड का कैप्टन जियाजुन सिगरेट पीते हुए उसी का इंतजार कर रहा था। जियाओ उसके पास आते हुए उससे माफी मांगता है, क्योंकि आज दोबारा अपनी शिफ्ट में लेट हो चुका है। कैप्टन जियाजुन उसको किक मारते हुए उसको बताते हैं, आखिरकार तुम अब तक कहाँ पर थे? क्या तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम अपनी शिफ्ट में कितना ज्यादा लेट हो चुके हो? जियाओ एक स्टेयर को क्लाइम करते हुए ऊपर चला जाता है। जियाजुन ने उसको बताया, हमारे शिफ्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इसलिए अगर तुम कुछ स्टंट्स करने की कोशिश करोगे तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियाओ ऊपर जाते हुए बताता है, 6 महीने पहले रेड मिस्ट इरप्टेड हो गया था। ज्यादातर शहर ढह गए और उनके लिए घोंसले बन गए। मिस्ट के साथ ही में यहाँ पर रहस्यमय लाल रंग का शिखर प्रकट हुआ। बचे हुए मनुष्य केवल दूर सीमाओं के बिल्कुल किनारे पर जीवन से चिपके हुए छिप सकते थे। जियाओ उस टावर की तरफ देखते हुए सोचने लगा, क्या वो मोस्टर अभी भी वहीं पर होगा? वहीं पर दूसरी तरफ कैप्टन जियाजुन बता रहा था, इससे बाहर स्पेशल रेस्पॉन्स टीम को तैनात किया गया है और हम तो यहाँ पर बस ऐसे ही खड़े हैं। अगर वो लोग बॉर्डर को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो आखिरकार हम पेट्रोल सोल्जर आखिर क्या कर सकते हैं? और बाकी सोल्जर कहते हैं, वो तो एक फेमस स्पेशल रेस्पॉन्स टीम है। क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से फेल हो सकते हैं? ऐसा लगता है कैप्टन यहाँ पर बस मजाक कर रहे हैं। उन्होंने बेस के रास्ते में आने वाले हर एक मोस्टर को मार गिराया है। वहीं पर जियाओ खुद से ही कह रहा था, इतने समय के बाद भी मैं इस ब्लड मिस्ट का स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मिस्ट एक क्रिएचर के यहाँ पर खून को पूरी तरह से पागल कर देता है, उन्हें एक दूसरे का कत्लेआम करने पर मजबूर करता है। अचानक से ब्लड मिस्ट काफी ज्यादा बढ़ने लगा। ऐसा लगता है उससे कुछ चीज बाहर निकल रहा हो। अब कैप्टन और बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि ब्लड मिस्ट काफी तेजी से बढ़ रहा है। इतने में ही स्पेशल रेस्पॉन्स टीम के मेंबर भी भागते हुए उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। कैप्टन उनसे पूछने लगा, आगे क्या हो रहा है? स्पेशल रेस्पॉन्स टीम के मेंबर उनको जल्दी पीछे भागने के लिए कहते हैं, लेकिन रेड मिस्ट से कुछ मोस्टर निकलकर उन दोनों को ही खत्म कर देता है। कैप्टन उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देरी हो चुकी थी। मोस्टर उसको पकड़ लेता है और अपना शिकार बना लेता है। सभी सोल्जर मोस्टर से बचते हुए भागने लगते हैं, लेकिन जियाओ काफी तेजी से नीचे आकर एक मोस्टर को एक ही बार में मार डालता है। लेकिन इतने में ही एक दूसरा मोस्टर उसको खाने के लिए उसके तरफ आने लगा, लेकिन जियाओ अपने एक ही अटैक में उसका सर अलग कर देता है।
उसने आते ही दोनों मोस्टर को खत्म कर दिया, जिसके वजह से उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगता है। अब वो उन सभी मोस्टर को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहता है, क्योंकि वहां पर पूरे 6 मोस्टर होते हैं। लेकिन इतने में ही एक काफी खतरनाक एनर्जी आकर कुछ मोस्टर को मार डालता है। जिया हाओ भी थोड़ा हैरान हो गया, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखता है जहां पर क्रिम्सन ब्लड स्पेशल टीम की कैप्टन सोंगरुई होती है। अब जिया हाओ को जल्द से जल्द नॉर्मल होना पड़ेगा, वरना उसका खेल भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। सोंगरुई अपनी टीम को फायर करके अपने आगे के सभी मोस्टर को खत्म करने के लिए आदेश देती है। लेकिन इतने में ही जिया हाओ अपने हाथ के ऊपर उठाते हुए कहने लगा, बचाओ, हेल्प, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मेरा नाम यान हाओ है और मैं एक पेट्रोल सोल्जर हूँ। स्पेशल टीम के मेंबर उन मोस्टर को शूट करके खत्म कर देते हैं। सोंगरुई उससे पूछती है, तुम्हारा हथियार कहाँ पर है पेट्रोल सोल्जर? अब वहां पर एक सोल्जर बाकी सभी सोल्जर को बताता है, तुम सभी लोग टेम्पररी डिफेंस लाइन से जल्द पीछे हट जाओ। थोड़ी देर के बाद जिया हाओ यानी कि यान हाओ को एक कैंप के अंदर लाया जाता है। एक सोल्जर गेट को गार्ड कर रहा है। वो बताता है, कमांडर सोंगरुई के परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। वहीं पर कैप्टन सोंगरुई एक टैब को देखते हुए बताती है, सेक्टर ए के आउटपोस्ट लाइन में पूरे 37 लोग मारे जा चुके हैं और इसके अलावा हमारे स्पेशल रिस्पॉन्स टीम के अंदर 2 सोल्जर और पेट्रोल स्क्वाड के अंदर पूरे 30 सोल्जर मारे जा चुके हैं और कुछ पर्सनल चीजें भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। वहीं पर यान हाओ को एक चेयर में बांध कर रखा गया है। वो पूछता है, आखिरकार तुम मेरे साथ में क्या करना चाहती हो? मैं भी तो एक विक्टिम ही हूँ। सोंगरुई बताती है, आखिरकार तुम 5:23 पे कहां पर थे? जब तुम अपने काम पर वापस आए तब तक रेड मिस्ट अपना लाइन तोड़कर बाहर आ गया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस तरह से हमें पागल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। यान हाओ को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा। वो बताता है, वो तो बस एक रूइन के पास सो रहा था। इसके अलावा उसने अपने कैप्टन को पहले ही इसके बारे में बता दिया है। इतने में ही एक पेट्रोल सोल्जर उसका शिकायत करते हुए बताता है, वो हमेशा अपने मिशन पर लेट पहुंचता है, लेकिन हमेशा कैप्टन ही उसको कवर करते हैं। यान हाओ काफी ज्यादा गुस्से में उसके तरफ देखते हुए खुद से ही कहता है, अगर तुम दोबारा अपना मुंह खोलोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा कहां पर कीमा बना दूंगा काट काट के। यान हाओ को गुस्से में देखने के बाद वो सोल्जर कहने लगा, तुम हमारे कैप्टन का मजाक नहीं उड़ा सकते। उसको देखने के बाद सोंगरुई को पता चलता है, जितना यहाँ पर उसने सोच रखा था पेट्रोल सोल्जर तो उससे ज्यादा लापरवाही है। दूसरी तरफ अब हम कैप्टन जियाजिन को देखते हैं, जो कि एक बेड में होता है, जो कि मोस्टर के अटैक के वजह से काफी ज्यादा घायल अवस्था पर था। उसके मुंह से खून भी आने लगता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा चिंता लेने की कोई भी बात नहीं है, उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है और वो जल्दी ही रिकवर भी हो जाएगा। एक सोल्जर कहता है, क्या तुम्हें नॉर्मल लगता है? तुम देख सकती हो कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। दूसरी तरफ कैप्टन सोंगरुई यान हाओ के आईडी कार्ड को देख रही है, जिससे उसे पता चलता है यान हाओ ने तो 3 महीने पहले बस बेसिक ट्रेनिंग को पास किया था, लेकिन हमने इस बैटल में अपनी स्क्वाड के 2 मेंबर को खोया है। लेकिन तुम एक पेट्रोल सोल्जर होने के बाद भी कैसे सर्वाइव कर सकते हो? यान हाओ ने कहा, मैं मरने से बहुत ज्यादा डर गया था। इसके अलावा मैं अपने स्कूल में काफी ज्यादा ही ट्रेनिंग किया करता था, इसलिए मेरे लेग्स बाकी से ज्यादा तेज है। और जब मैंने यहाँ पर रेड मिस्ट को देखा था तो मैंने काफी तेजी से भागना चालू कर दिया। कैप्टन सोंगरुई उससे पूछती है, अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा डर लगता है तो तुमने आर्मी को ज्वाइन क्यों किया है, या तो फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा रीजन है? यान हाओ के पास कोई भी शब्द नहीं होते और वो खुद से ही कहने लगा, पिछले 6 महीने में मैंने जियाओ जी को ढूंढने के लिए कुछ लो लेवल के बीस्ट को एब्जॉर्ब किया है और मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में भी कंट्रोल सीख लिया। इसके अलावा मैं यहाँ पर कभी भी बीस्ट में बदल सकता हूँ और इंसान के फॉर्म में भी वापस आ सकता हूँ। पूरे 6 महीने तक मैंने एक लोन वोल्फ की तरह लोगों को अवॉइड करते हुए हर जगह पर अपने बहन को ढूंढ रखा है। कैप्टन सोंगरुई उसके तरफ आते हुए कहती है, एक सोल्जर होके तुम डरती हो तो तुम्हें तुम्हारे पोस्ट से हटाया जाता है। चुपचाप आपने सच्चाई के बारे में बता दो, वरना तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। यान हाओ को लगने लगा वो उसको स्क्वाड से बाहर निकालने वाले हैं।
लेकिन सोंगरी को उसके बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो उसको कान पर बताती है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ था और तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आखिरकार तुम्हारा मेन पर्पस क्या है। अचानक से जमीन हिलने लगा जिससे कि वहां पर कुछ अर्थक्वेक आ चुका हो। यानहाओ को कुछ फेमिलियर लगता है, इसीलिए वो काफी तेजी से भागने लगा क्योंकि उनके तरफ मॉन्स्टर आ रहे थे, लेकिन सोंगरी उसको भागने नहीं देती। वो उसके ऊपर अटैक करके उसे पकड़ लेती है। अचानक से जमीन टूट जाता है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं। एक सोल्जर यानहाओ को कहता है, यूं बास्टर्ड, तू जहां भी जाता है वहां पर मुसीबत ले आता है। यानहाओ ने कहा, जब तू इस जगह से बाहर निकलेगा तब जाकर तू इस तरह के कंप्लेंट करना, अभी तू बस अपना जान बचाने के बारे में सोच भाई। वो जगह काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए वो लाइट ऑन कर लेते हैं और फिर अपना फॉर्मेशन बनाना चालू करते हैं ताकि मॉन्स्टर आने पर वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। यानहाओ को बाहर की तरफ से कुछ विंड आता हुआ फील हुआ, इसलिए वो बताता है, देखो उस साइड से हवा आ रहा है। उसकी बातों पर भरोसा करते हुए एक सोल्जर चेक करने के लिए आगे गया। सच में उस तरफ से हवा आ रहा था, इसलिए उनको लगता है बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है और वो हंसते हुए कहता है, तुम सभी चीजों पर यूजलेस हो, लेकिन जब भागने की बारी आती है तुम उसमें जीनियस हो। उस सोल्जर को पता ही नहीं होता कि उसके साइड पर एक मॉन्स्टर है। अचानक से वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सोंगरी उसको जल्दी नीचे झुकने के लिए कहकर मॉन्स्टर के ऊपर शूट करती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहीं पर मारा गया। और वो उस सोल्जर को बताती है, मेरे कमांड के बिना तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। यूं लोली पेट्रोल सोल्जर भी काफी ज्यादा डरते हुए बताता है, इस मैम मैं दोबारा से गलती नहीं करूंगा। अब सोंगरी यानहाओ को बताती है, तुम अटैक को डॉज करने में भी काफी ज्यादा अच्छे हो, इसीलिए वापस जाने के बाद तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। यानहाओ को भी लगता है उसको मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है, लेकिन वो किसी को भी इसके बारे में बता नहीं रही है। आखिरकार वो क्या करना चाहती है। अचानक से जमीन काफी जोर से हिलने लगा जिससे कि उनके तरफ काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हो। वो सतर्क हो जाते हैं। देखते ही देखते काफी सारे मॉन्स्टर उनके सामने आ गए। वो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, भागने का रास्ता कहीं पर भी नहीं है। अब वो मॉन्स्टर काफी तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर के ऊपर फायर करते हुए उसी केव की तरफ भागने लगते हैं जिस केव से हवा अंदर की तरफ आ रहा था। लेकिन इतने में ही अचानक से वो बॉग मॉन्स्टर रुक जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगने लगा यहाँ पर तो और भी ज्यादा खतरा होना चाहिए। इतने में ही उनके आगे एक काफी खतरनाक ओवरलोड क्लास का मॉन्स्टर आ जाता है, जिसने काफी सारे रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब किया था। अब उस रेड मिस्ट को यूज करते हुए एक एनर्जी बल बनाने लगा, जो कि सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। कैप्टन सोंगरी अपने स्नाइपर से मॉन्स्टर की तरफ शूट करती है। उस मॉन्स्टर ने एनर्जी बॉल से उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। दोनों अटैक साइड से होकर आगे जाते हैं। बुलेट जाकर सीधा मॉन्स्टर को लग गया, लेकिन उसको ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो रेड एनर्जी कैप्टन सोंगरी के मुंह के पास आ चुका है, वो कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन इतने में ही यानहाओ उसके पास आकर उस एनर्जी बॉल को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। सोंगरी उसको देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन यानहाओ ने कहा जब वह इस जगह से बाहर निकल कर जाएंगे वो अपने बारे में सब कुछ बता देगा। मॉन्स्टर काफी अजीब तरह से हंस रहा है। सोंगरी उसको देखते ही रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर उसके अटैक ने भी काम नहीं किया था, लेकिन यानहाओ ने इतनी आसानी से उसे रोक दिया। अब यानहाओ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमें पता चलता है मॉन्स्टर का पूरा 5 लेवल होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिलहाल पूरे 3 लेवल पर है। यानहाओ को लग रहा था अगर वो इस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करेगा तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए जमीन पर आता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। अगर वो यहाँ पर नॉर्मल बीस्ट होता तो अब तक तो वो मर चुका होता। उस मॉन्स्टर का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब वो मॉन्स्टर यानहाओ के ऊपर अटैक करने लगा, लेकिन यानहाओ साइड पर हटते हुए उसको डॉज कर लेता है। उस मॉन्स्टर का अटैक काफी ज्यादा स्लो लग रहा था। अब मॉन्स्टर ने अपने सारे पावर को यहाँ पर डिफेंस पर लगा दिया है, इसीलिए यानहाओ अपने पूरा ताकत लगाकर उसके मुंह पर अटैक करने लगा। वहीं पर पीछे से बाकी सोल्जर भी यहाँ पर मॉन्स्टर के ऊपर लगातार फायर करे ही जा रहे थे। उन सोल्जर को तो यानहाओ को इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक देखने
देखने के बाद एक सपने की तरह लग रहा था, क्योंकि जो लड़का काफी ज्यादा कमजोर और डरता था उसने एक्चुअल में अपने ट्रू स्ट्रेंथ को दिखा दिया है। अब संगरुई बात करने लगती है, शायद वह यास्यू यूनाइटेड गवर्नमेंट का एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको सीक्रेटली रूप से बनाया जाता है। दूसरे सोल्जर भी यहाँ पर कहने लगा, उसने 3 महीने पहले बस बेसिक ट्रेनिंग को पास किया था और किसी खतरनाक सिचुएशन पर पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा वो आगे भाग जाता था। क्या वो सच में एक एंटी बीस्ट एक्सपेरिमेंट हो सकता है? इसलिए उसको लगता है कि अपने संगरुई को पहले से ही यानाओ के बारे में पता होगा, लेकिन संगरुई को भी अभी पता चला था। वहीं पर मॉन्स्टर के ऊपर फायर करते हुए स्पेशल रेस्पॉन्स टीम का वाइस कैप्टन योंगजी सोच रहा था, क्या सच में कैप्टन संगरुई ने उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा था? संगरुई को लग रहा था यानाओ जरूर लैबोरेटरी से भागा होगा। पेट्रोल सोल्जर ने कहा, इसका मतलब जब लास्ट टाइम ब्लड मिस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था तब यानाओ को भागने का मौका मिला था और इसीलिए संगरुई भी इसके ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। साथ ही में उन दोनों को यानाओ के बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती है, क्योंकि वो यास्यू गवर्नमेंट का टॉप सीक्रेट है। जहाँ पर पेट्रोल सोल्जर ने भी यहाँ पर जवाब दिया। अब इतने में ही मॉन्स्टर दोबारा एनर्जी बल बनाते हुए यानाओ के ऊपर अटैक करता है। यानाओ तो साइड पर हट के उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन अब वो एनर्जी बल सीधा उन तीनों के ऊपर गिरने लगता है, जिसकी वजह से यानाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो रेड मिस्ट सीधा आकर उन तीनों के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी जोर का ब्लास्ट हुआ, लेकिन वो तीनों अभी भी जिंदा होते हैं। पेट्रोल सोल्जर खुद को जिंदा देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसके ऊपर योंगजी होता है, इसलिए वो उसको उठाने लगा। योंगजी का एक पेट मॉन्स्टर का अटैक लगने की वजह से पूरी तरह से लाल और सूख चुका था। दरअसल उसने पेट्रोल सोल्जर को बचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसका एक पेड़ इंजर्ड हो चुका है। पेट्रोल सोल्जर कहने लगा, लेकिन आप मेरे लिए ये कैसे कर सकते हो? वाइस कैप्टन योंगजी काफी ज्यादा गुस्से में उसको कहते हैं, तुम्हारा जान बचाने के लिए मैंने अपना एक पेड़ खो दिया है, जो कि एक फेयर ट्रेड होना चाहिए। लेकिन पेट्रोल सोल्जर ने कहा, उसका मिशन तो मॉन्स्टर को मारना है, इसलिए वो अपना कीमती कॉम्बैट एबिलिटी पेट्रोल सोल्जर के ऊपर कैसे खर्च कर सकते हैं? वाइस कैप्टन योंगजी ने कहा, वो केवल मॉन्स्टर को मारने के लिए ही एक सोल्जर नहीं हुआ था, लेकिन पेट्रोल सोल्जर बहुत ही ज्यादा बकबक कर रहा था, इसलिए उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वहीं पर यानहाओ भी मॉन्स्टर के अटैक से दूर जाकर गिरता है और वो थोड़ा घायल भी हो चुका है। वो खुद से ही कहने लगा, मॉन्स्टर के पास काफी सारा रेड मिस्ट है, इसलिए वो उसको यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता। साथ ही में उसको मॉन्स्टर का क्लास भी पता चल चुका है। इतने में ही मॉन्स्टर यानहाओ को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगा, लेकिन एक बुलेट आकर सीधा उसके सर पर लगता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर का अटैक यहाँ पर फेल हो गया। यानहाओ पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर संगरुई मॉन्स्टर के ऊपर फायर करते हुए उसको बताती है वो यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मर सकता, क्योंकि अभी भी उसको बहुत सारा चीज एक्सप्लेन करना बाकी है। और वो मॉन्स्टर काफी जोर जोर से हंसने लगा। काफी सारा रेड मिस्ट उसके बॉडी की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का घाव काफी आसानी से हील हो गया। कहा जाए तो मॉन्स्टर रेड मिस्ट की वजह से काफी आसानी से रिकवर हो सकता है। उसको अपना घाव इस तरह से हील करता हुआ देखकर संगरुई को लगता है उसको भी अपने पीक कंडीशन पर जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जिसने आउटपोस्ट पर हमला किया था ये मॉन्स्टर तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और बीते में ही यानहाओ काफी तेजी से संगरुई के आगे आ गया। संगरुई जल्द से जल्द उस जगह से भागना चाहती है, लेकिन यानहाओ ने कहा यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी मरना चाहिए, क्योंकि उसका रेड मिस्ट मेरे स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है, इसलिए हमें सोच समझकर उसके ऊपर अटैक करना चाहिए और ये हमारे लिए अटैक करने का सही चांस है। संगरुई कहती है, अगर हम फेल हो जाएंगे तो तुम यहाँ पर मर सकते हो। यानहाओ खड़ा होते हुए कहता है, मैं बहुत बार डंजन के अंदर जा चुका हूँ जिसको हेल गेट कहा जाता है। अगर मैं दोबारा यहाँ पर दूसरे हेल गेट के अंदर आ चुका हूँ तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। संगरुई भी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और वो अपना स्नाइपर पे अपना सारा पावर लगाकर मॉन्स्टर के हेड पर टारगेट बनाती है और यानहाओ को सीधा जाकर उसके ब्रेन के ऊपर अटैक करके उसको एक ही बार में खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी उपाय के जरिए ही उसे हरा सकते हैं। और वो सीधा उसके हेड पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर के सर में काफी जोर का ब्लास्ट हुआ। गोली लगने की वजह से उसका हेड सेल भी टूट जाता है।
इसी चीज का फायदा उठाकर यानहाओ काफी तेजी से उसके सर के ऊपर अटैक करके उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लगा, जिसके वजह से मॉन्स्टर काफी ज्यादा दर्द में कराने लगा। सोंगरुई को लगने लगा यहाँ पर क्या यानहाओ सक्सेस हो चुका है। अब इतने में ही वहां पर काफी जोर का ब्लास्ट हुआ, जिसके वजह से यानहाओ पीछे जमीन पर आके गिरता है। हम देखते हैं मॉन्स्टर का सर भी पूरी तरह से टूट चुका है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन यानहाओ भी काफी ज्यादा घायल हो चुका है। सोंगरुई काफी तेजी से यानहाओ के पास आती है, लेकिन इतने में ही उसको उसके जेब में एक फोटो दिखाई देता है, इसीलिए वो उस फोटो को देखने लगती है। वहीं पर यानहाओ के हाथ में उस मॉन्स्टर का एनर्जी कोर होता है और वो उसके हाथ के अंदर जाने लगा और उसके अंदर से रेड मिस्ट भी बाहर निकल रहा था। यानहाओ एक अलग की जगह पर पहुंच गया। उसे कुछ अजीब फील होता है क्योंकि आपने वो बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंज होने लगा। ऐसा लगता है वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जिंदगी घूम रहा है। अब अचानक से एक डियाने जैसा देखने वाला चीज काफी तेजी से ग्लो करने लगा। साथ ही में यानहाओ को दोबारा अपने बॉडी का कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन उसके चेस्ट के पास एनर्जी कोर होता है जो कि उसके हाथ से होते हुए चेस्ट के पास आ चुका है। अब वो एनर्जी कोर वहां के सभी रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब करने लगा। रेड मिस्ट काफी तेजी से यानहाओ की बॉडी के अंदर जाने लगा और कुछ रेड मिस्ट एनर्जी कोर में भी स्टोर हो रहा था, जिसका मतलब यानहाओ चाहे जितना ही रेड मिस्ट को एब्जॉर्ब कर ले, वो अपना कंट्रोल खो नहीं सकता। इसलिए अब वो बिना कुछ सोचे मॉन्स्टर को मार के उनको डिवोर करते हुए इवॉल्व हो सकता है। इसलिए उसे मॉन्स्टर को गिन गिन कर मारने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अचानक से उसको लगने लगा अगर उस क्रिस्टल कोर का स्टोरेज लिमिटेड होगा तो वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है, क्योंकि उसने काफी सारे रेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब वो उस रेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब उस क्रिस्टल कोर के अंदर वो रेड मिस्ट को गैदर भी कर सकता है। और कुछ समय के बाद हम यानहाओ को हॉस्पिटल के रूम के अंदर एक बेड में देखते हैं। उसकी बॉडी से कुछ रेड मिस्ट भी बाहर निकल रहा है। अचानक से उसकी आंखें खुलती है और काफी सारा रेड एनर्जी उसके हाथ में इकट्ठा होने लगा, जो कि उसी मॉन्स्टर के तरह ही था। वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। इतने में ही सोंगरुई भी डोर को खोलते हुए अंदर आती है। यानहाओ उस रेड एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो रेड एनर्जी सीधा आगे की तरफ चला गया। उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो भी बेड से नीचे की तरफ गिरने लगा, लेकिन अब एनर्जी बॉल सीधा सोंगरुई की तरफ जाने लगा। अब हम 5 मिनट पहले सोंगरुई को देखते हैं, जो कि वाइस कैप्टन योंगजी के पास जाती है क्योंकि उसका एक पैर काफी ज्यादा बुरी हालत पर था। लेकिन वो कैप्टन सोंगरुई से यानहाओ के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। इसके अलावा उसने आज से पहले यास्यू एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के बारे में कभी भी नहीं सुना था। सोंगरुई बताती है यानहाओ का मामला एक टॉप सीक्रेट है, इसलिए उसको भी बस रिकवर होने में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मैंने पहले ही लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए तुम्हारे बारे में हेडक्वार्टर से बात कर लिया है, इसलिए तुम बिना कुछ सोचे आराम कर सकते हो। लेकिन योंगजी कहने लगा वो यानहाओ के बारे में सोंगरुई के पापा सोंगजियान को बता देगा। उसके बाद वो खुद यानहाओ को देख लेंगे कि आखिरकार उसके साथ में क्या करना है। लेकिन सोंगरुई काफी ज्यादा गुस्से में बताती है आखिरकार यहाँ पर तुम्हारा कमांडर ऑफिसर कौन है और तुम यहाँ पर किसी से बात भी नहीं कर सकते और तुम्हारा पैर भी सही अवस्था पर नहीं है, इसलिए तुम्हें बस यहाँ पर आराम करना चाहिए। और वो फिर पेट्रोल सोल्जर के साथ में रूम नंबर 314 की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर यानहाओ बैठा होता है। अब सोंगरुई उस सोल्जर को बाहर बैठ के डोर को गार्ड करने के लिए कहती है। इसके अलावा उसके परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अब डोर के अंदर जाते ही यानहाओ का पावर आउट ऑफ कंट्रोल होके एनर्जी बॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। सोंगरुई नीचे लेटकर उस एनर्जी बॉल से बचने में कामयाब हो जाती है। बाहर का सोल्जर भी नीचे झुककर उस एनर्जी बॉल से बच गया। वो एनर्जी बॉल इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूसरे बिल्डिंग के आर पार होकर तीसरे बिल्डिंग को भी पूरी तरह से तोड़ देता है। वहीं पर बिल्डिंग को टूटता हुआ देखकर वाइस कैप्टन योंगजी खुद से ही कहने लगा आखिरकार यानहाओ क्या कर रहा है, क्योंकि पूरे बिल्डिंग को बीच में से छेद कर दिया गया और कैप्टन सोंगरुई इसको कब तक छुपाना चाहती है। वहीं पर पेट्रोल सोल्जर रोते हुए कह रहा था आखिरकार हमेशा उसके साथ में ही ऐसा क्यों होता है। सच में मैं यहाँ पर इस तरह से मरना नहीं चाहता।
वहीं पर उस रेड एनर्जी को देखने के बाद संगरुई को पता चलता है ये तो उस मोस्टर का एबिलिटी है और आखिरकार एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हुए बिना यानहाओ उसके एबिलिटी को कैसे कंट्रोल कर सकता है। और वो यानहाओ को कहती है आज तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वो दोनों बात करने के लिए हॉस्पिटल के रूफटॉप पर चले जाते हैं। यानहाओ ने उसको बहुत कुछ बता दिया। संगरुई कहती है तुम यहाँ पर बता रहे हो कि तुम मोस्टर की एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करने के साथ ही साथ में उनकी एबिलिटी को भी सीख सकती हो। यानहाओ ने कहा इतना ही नहीं है, काफी सारा रेड मिस्ट भी मैं यहाँ पर स्टोर करके रख सकता हूँ क्योंकि ऐसा लगता है बाद में जाकर क्रिस्टल उस रेड मिस्ट को रिपेयर कर देगा। हालांकि मुझे मोस्टर का पावर और एबिलिटी मिल रखे हैं लेकिन ऐसा लगता है मैं भी धीरे धीरे एक मोस्टर में बदल जाऊंगा। क्या मेरे जैसे एक इंसान को इंसान कह सकते हैं? और वो कैप्टन संगरुई से पूछता है तुम्हारे नजरों से मैं क्या लगता हूँ? जहाँ पर संगरुई बताती है तुम सच में काफी ज्यादा अजीब हो, इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आखिरकार तुम किस तरह से अपने पावर को यूज करते हो। लेकिन तुम्हारा पावर डिसास्टर और वीपन दोनों का काम कर सकता है, इसलिए तुम्हारे पास फिलहाल के लिए दो पाथ है। पहला तुम ब्लेज ब्लड को ज्वाइन करके मेरे स्क्वाड का सोल्जर बन सकते हो, दूसरा एक काफी खतरनाक बीस्ट की तरह तुम्हें भी मरना पड़ेगा। यानहाओ पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह के पावर को तुम्हारा छोटा सा फोर्स यानी कि आर्मीज रोक पाएंगे? संगरुई को भी पता होता है कि वो यानहाओ के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी देर पहले आखिरकार उसने किस तरह के अटैक को लॉन्च किया था। लेकिन यास्यू गवर्नमेंट काफी ज्यादा एरोगेंट है। अगर तुम मेरे स्क्वाड को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें कोई भी नीचे नजर से देख नहीं पाएगा और तुम्हारा सीक्रेट भी सीक्रेट ही रहेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास जो भी मुश्किल चीज है वो भी मैं हैंडल कर सकती हूँ। यानहाओ पूछता है तुम इस अनकंट्रोलेबल पावर और यहाँ पर डेंजरस एलिमेंट को देख सकती हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस डिजास्टर को हैंडल कर पाओगे? लेकिन तुम बस मुझे अपने स्क्वाड पर शामिल करने के लिए इतना ज्यादा इफोर्ट नहीं कर सकती। क्या तुम्हारे पास मुझे अपने टीम पर शामिल करने का कोई दूसरा पर्पज भी है? बताती है तुम सच में काफी ज्यादा चालाक हो और इसके अलावा फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, लेकिन भरोसा करो हम एक दूसरे के दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। और वो उसको फोटो दिखाते हुए बताती है लेकिन तुम इसको एक लेन देन के रूप में ले सकते हो। उस फोटो को देखने के बाद यानहाओ काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो पूछता है आखिरकार तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आया? कैप्टन संगरुई बताती है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में काफी आसानी से पता कर सकती हूँ और अगर तुम यहाँ पर ब्लेज ब्लड को ज्वाइन करोगे तो मैं हाईएस्ट लेवल के इंटेलिजेंस नेटवर्क को यूज करते हुए तुम्हारे सिस्टर को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब यानहाओ भी सोचने लगा मैं अकेले केवल लिमिटेड एरिया तक ही अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसके साथ में शामिल होऊंगा तो हाई स्टेटस और मिलिट्री भी मुझे बाकी काफी सारे जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने दे सकता है। इसलिए अब वो कैप्टन संगरुई के साथ में डील करने के लिए तैयार हो गया। इसके अलावा वो अपनी सैलरी के बारे में भी बात करता है क्योंकि उसका पहला वाला सैलरी अपने बहन को ढूंढने में सारा खर्च हो चुका था। और कैप्टन संगरुई भी बताती है तुम्हारी एबिलिटी को देखते हुए तुम ब्लेजिंग ब्लड टीम के अंदर एक रिजर्व वॉरियर बन सकते हो, इसीलिए तुम्हारा लेवल बढ़ने के साथ ही साथ में सैलरी भी बढ़ जाएगा और तुम्हें जल्द से जल्द जाकर पेपर वर्क को खत्म करना पड़ेगा। यानहाओ भी इसके लिए तैयार हो गया क्योंकि अब वो एक पेट्रोल सोल्जर से रिजर्व वॉरियर बनने वाला है। अब संगरुई भी बताती है यहाँ पर तुम्हारे वजह से हॉस्पिटल के अंदर जितना भी नुकसान हुआ है फिलहाल के लिए वो मैं पे कर दूंगी, लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पैसा तुम्हारे सैलरी से ही कटेगा। यानहाओ भी थोड़ा सा मुंह बिगाड़ते हुए हाँ पर जवाब देता है। संगरुई यहाँ पर खुद से ही कहती है वो अपने अंकल को बचाने का रास्ता जरूर ढूंढेगी और उसके नजर से यानहाओ के पास इस तरह का चाबी है जिसके मदद से वो एक ह्यूमन और मोस्टर में बदल सकता है। और थोड़ी देर के बाद यानहाओ और पेट्रोल सोल्जर रेड स्टोन सिटी के अंदर आते हैं। यानहाओ ने पेट्रोल सोल्जर से पूछा क्या वो भी एक स्पेशल रेस्पॉन्स टीम के अंदर जाने वाला है, जहां पर पेट्रोल सोल्जर हंसते हुए बताता है वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर शामिल होगा, लेकिन वो एक दूसरे को देख सकते हैं। यानहाओ को तो उसका नाम भी पता नहीं था, लेकिन वो उसका नाम पता करना भी नहीं चाहता। इतने में ही उनको अपने आगे अपना कैप्टन जियाजन दिखाई दिया, इसलिए पेट्रोल सोल्जर उनको आवाज लगाने लगता है। लेकिन वहां पर रेड स्टोन सिटी का सिटी गार्ड कैप्टन जैंग से अपने सोल्जर को लेकर कैप्टन जियाजान को घेर कर बैठ रखा था। जैंग से कहता है तुमने यहाँ पर एक बार गूंगी औरत के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया था,
लेकिन अब तुम देख सकते हो कि तुम एक कुत्ते की तरह अपने सबऑर्डिनेट के लिए सिटी गार्ड भीख मांग रहे हो। इतना कहकर उसने जियाजिन के पेट पर किक मार दिया। जियाजिन अभी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपने कैप्टन का ऊपर इस तरह से अटैक करता हुआ देखकर पेट्रोल सोल्जर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए जंगसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर बाकी सोल्जर उसको पकड़ लेते हैं। अब जैंगसी कैप्टन जियाजुन को घुटने में बैठकर अपना जूता चाटने के लिए कहता है, मरना वो उस पेट्रोल सोल्जर को खत्म कर देगा। जियाजुन को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो घायल होने के वजह से कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अब वो अपने घुटने में बैठने लगते हैं। लेकिन इतने में ही यानहाओ आकर उनके हाथ को पकड़ते हुए बताता है, घुटने में बैठकर माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानहाओ को देखने के बाद जियाजुन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। यानहाओ कहता है, बीते हुए दिन पर आपने मेरी काफी ज्यादा मदद किया था, इसलिए अब मदद करने की मेरी बारी है। इतना कहकर उन बाकी सिटी गार्ड को यहाँ पर बताता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कोई भी इंसान कैप्टन जियाजुन को छू भी नहीं सकता। अगर तुम कैप्टन के एक बाल को भी छूने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा सारा हड्डी पसली तोड़ दूंगा। उसको इस तरह से बात करता हुआ देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा, इसलिए वो यानहाओ को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यानहाओ काफी तेजी से उन्हें पीटने लगा। एक लड़के को किक और दूसरे लड़के को मुक्का मार के जमीन पर गिरा देता है, और फिर तीसरे और चौथे लड़के को भी काफी आसानी से पंच मार के दूर फेंक देता है। यहाँ पर केवल 4 सेकंड के अंदर ही उसने चारों को पीट दिया था। वो चारों जमीन पर होते हैं। एक लड़का कहने लगा, हमारे कैप्टन एक ई रैंक के होएकनर है, इसलिए तुम हमारे ऊपर अटैक करके बस मरना चाहते हो। वहीं पर यानहाओ की स्पीड को देखने के बाद कैप्टन जंगसी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और वो अपना गॉड निकालकर यानहाओ की तरफ पॉइंट करते हुए बताता है, तुम एक मामूली ट्रैश पेट्रोल सोल्जर होकर सिटी गार्ड के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी जिंदा बच नहीं पाओगे। इतना कहकर वो सीधा यानहाओ के ऊपर लगातार 3 गोली चला देता है, लेकिन यानहाओ ने काफी आसानी से उन बुलेट को भी डच कर दिया, क्योंकि उसका स्पीड काफी ज्यादा तेज होता है। और वो फिर काफी तेजी से उस गन को पकड़कर उससे अपने हाथ से ही तोड़ देता है। उसने बताया, तुम्हारा गन का स्पीड संगरुई के सामने तो 1% भी नहीं है, कहा जाए तो तुम काफी ज्यादा स्लो हो। अब कैप्टन जंगसी दोबारा एक ब्लेड निकालकर यानहाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यानहाओ भी दोबारा काफी तेजी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और नाइफ को जमीन पर फेंकते हुए उसे अपने एक ही हाथ से गर्दन पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहता है, तुमने कैप्टन जियाजुन को घुट्टे में बैठकर माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। जंगसी यानहाओ को काफी ज्यादा गुस्से में वार्निंग दे रहा था, लेकिन यानहाओ उसको काफी जोर से जमीन पर पटक देता है। वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। वहीं पर बाकी सिटी गार्ड यानहाओ को बुलेट डॉज करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन जब यानहाओ ने अपने एक ही हाथ से गन को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही में यानहाओ के हाथ से रेड मिस्ट भी बाहर निकल रहा था, इसलिए उनको यानहाओ एक मॉन्स्टर की तरह लगता है। वो काफी तेजी से उस जगह से भाग जाते हैं। वहां पर यानहाओ कैप्टन जियाजुन के स्टिक को जमीन से उठाता है। पेट्रोल सोल्जर उसका तारीफ करते हुए कहने लगा, तुम तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल गॉड ऑफ वॉर की तरह हो। यानहाओ ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? जहां पर उसने भी हाँ पर जवाब दिया। कैप्टन जियाजुन भी यानहाओ को थैंक्स कहते हैं। यानहाओ बताता है, आप पहले से ही मेरा साथ देते थे, इसलिए आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से मैं हमेशा आपके साथ में खड़ा रहूंगा। लेकिन कैप्टन को लग रहा था वो सिटी गार्ड दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं। पेट्रोल सोल्जर भी दोबारा कैप्टन को चिंता ना लेने के लिए कहता है, क्योंकि यानहाओ और वो स्पेशल रिस्पॉन्स टीम के मेंबर बन चुके हैं, इसलिए अब कोई भी सिटी गार्ड हमें हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब कुछ समय के बाद हम रेडस्टोन सिटी के अंदर स्पेशल रेस्पॉन्स टीम के बेस पर यानहाओ और कैप्टन संगरुई को देखते हैं, जहां पर यानहाओ का पेपर वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। हेडक्वार्टर्स ने भी उसके एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है। यानहाओ काफी ज्यादा खुश होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था अब वो भी स्पेशल रेस्पॉन्स टीम के मेंबर बन चुका है। लेकिन कैप्टन संगरुई बताती है, इतना ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा रियल टेस्ट होने वाला है। अब तुम्हें हेडक्वार्टर्स पर जाना पड़ेगा, जहां पर तुम्हें कॉम्बैट डिवीजन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी। और यानहाओ के स्ट्रेंथ को देखते हुए एंट्रेंस एग्जाम को पास करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। अब वो गाड़ी में बैठकर लेक सिटी की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर हेडक्वार्टर मौजूद था। अब गाड़ी के अंदर कैप्टन संगरुई बताती है, ये लेक सिटी है
और ब्लेजिंग ब्लड यानी कि ऑसन ब्लड हेडक्वार्टर्स भी यहीं पर है। अब यानहाओ उस पेट्रोल सोल्जर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मैंने सुना था कि ब्लेजिंग ब्लड का मेंबर होने के लिए कम से कम डी रैंक का वॉरियर होना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार एक कैसे ज्वाइन हो सकता है जो कि सच में काफी ज्यादा कमजोर है। क्या वो भी ब्लेजिंग ब्लड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अलाउ है? पेट्रोल सोल्जर उसकी बातों को सुनने के बाद हंसने लगता है। सोंगरुई बताती है वो लॉजिस्टिक टीम में ज्वाइन होने वाला है जो कि कॉम्बैट टीम नहीं है, इसलिए उसको एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। पेट्रोल सोल्जर हंसते हुए यानहाओ को बताता है लॉजिस्टिक टीम भी एक साथ में फाइट करता है, इसलिए फ्यूचर में जाकर तुम्हें मेरा मदद करना पड़ेगा। यहाँ पर हेडक्वार्टर तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है, इसलिए सोंगरुई उसको कुछ बताने लगती है। वो कहती है मेरे जैसे लोग जो अपने एबिलिटीज को एक्टिवेट कर सकता है उनको एक वॉरियर कहा जाता है, और वॉरियर के कमबैक पावर को पूरे 6 रैंक में बांटा गया है। और स्पेशल रेस्पॉन्स टीम के हेडक्वार्टर में एक स्पेशल रेटिंग सिस्टम भी है जहां पर मोस्ट बेसिक मैट्रिक्स में फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना आता है। और बाकी मोस्टर के लेवल के बात किया जाए तो स्काउट क्लास, हाउंड क्लास, ओवरलॉर्ड क्लास, बेहमोथ क्लास और ख्यालामेटी क्लास करके पूरे 5 लेवल में बांटा गया है। आमतौर पर बात किया जाए तो एक ही रैंक का वॉरियर एक स्काउट क्लास के मोस्टर को मार सकता है। ऐसे ही डी रैंक का वॉरियर हाउंड क्लास को, बी और सी रैंक का वॉरियर ओवरलॉर्ड क्लास को, ए रैंक का वॉरियर बेहमोथ क्लास को और एस रैंक का वॉरियर कैलामिटी क्लास के बीस्ट को हरा सकता है। और इसके अलावा बीस्ट कोर कंपैटिबिलिटी भी एक रैंक में इफेक्ट पड़ता है। यानहाओ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए सोंगरुई दोबारा बताती है इस एपोकलिप्स के दुनिया में रेड मिस्ट के वजह से यहाँ पर बीस्ट ही म्यूटेशन में बदलते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होता है। और ह्यूमन वॉरियर अपने एबिलिटीज को एक्टिवेट करने के लिए बीस्ट के कोर को ही यूज करते हैं, और बीस्ट का कोर जितना ही ज्यादा अच्छा और पावरफुल होगा ह्यूमन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को अवेकन करता है। अगर तुम्हारे पास भी उस बीस्ट का कोर नहीं होता तो तुम बस ई रैंक के वॉरियर में काउंट होते। अब इतने में है कुछ सोल्जर उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद होता है। सोंगरुई उनको बताती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्पेशल रेस्पॉन्स टीम को इस तरह से रोकने की, जहां पर सोल्जर बताते हैं हम भी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। वहीं पर उनके आगे से कुछ कार निकलकर आगे की तरफ जाते हैं, शायद इसी वजह से रास्ता ब्लॉक था। कार के बाहर का लोगो देखने के बाद सोंगरुई खुद से ही कहने लगती है यहाँ पर गिरियन भाइन ग्रुप के लोग क्या कर रहे हैं। उसको कुछ अजीब फील होने लगता है। अब 1 घंटे के बाद हम ब्लेजिंग ब्लड रिक्रूटमेंट असेसमेंट साइट को देखते हैं जहां पर एग्जाम देने के लिए काफी सारे वॉरियर आए हुए थे। वहीं पर ए रैंक का वॉरियर चीफ एग्जामिनर लिंग यूंग जिन सभी को बताते हैं एशियन ब्लड ह्यूमैनिटी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है, साथ ही में स्पेशल रेस्पॉन्स टीम का सबसे ज्यादा तेज ब्लेड है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे बैकग्राउंड से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस मेरे रूल्स के हिसाब से चलना होगा और तुम पैसों से ऊपर नहीं जा सकते। मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम कौन हो। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो तुम ऑसन ब्लड के अंदर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल टेस्ट को शुरू करते हैं जहाँ पर 50 केजी वेट को बुक कर यहाँ पर 100 मीटर तक दौड़ना था। सभी एग्जामिनर पीछे होते हैं लेकिन यानहाओ सबसे आगे होता है, उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब दोबारा 500 केजी को उठाने की बारी आती है। सभी लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल हो रहा था लेकिन यानहाओ केवल अपने एक ही हाथ से उसको उठा देता है। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब पंच पावर को टेस्ट करने के लिए यानहाओ पंच मारता है लेकिन पंच पावर टेस्टर ही यहाँ पर डैमेज हो गया। उसके इस तरह के पावर को देखने के बाद सभी एग्जामिनर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब 10 मिनट के बाद वो सारा टेस्ट को खत्म कर लेता है जहां पर उसको पूरे 198 पॉइंट्स मिलते हैं। लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक का हाईएस्ट पॉइंट केवल 140 ही होता है, मतलब 198 लाके यानहाओ ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वो बात करने लगते हैं क्या उसने चीट किया है, अगर उसने ऐसा किया होगा तो वो जरूर मारा जाएगा। और बीते में ही जीजी सिटी का डिफेंस फोर्स कैप्टन का छोटा भाई जंगजिन आकर चीफ एग्जामिनर लिन योंग को बताता है उसका स्कोर काफी ज्यादा हाई है, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। लिन योंग बताते हैं मैंने यहाँ पर पर्सनली रूप से उसको देखा है और मेरे पास उसकी वीडियो भी है। क्या तुम इस तरह से मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो? जहाँ पर जंगजिन ने ना पर जवाब दिया, वो तो बस थोड़ा क्यूरियस हो गया था। अब वो उस जगह से जाते हुए बताता है क्या तुम जीजी सिटी के पेट्रोल टीम से यानहाओ हो? जहाँ पर यानहाओ ने पूछा तुमसे कुछ मतलब?
जियांग जिन हंसते हुए बताता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारा दोनों का होम टाउन एक ही है, इसीलिए मैं बस तुमको हाई कहना चाहता था। दरअसल वो तो कैप्टन जियांगसी का ही भाई होता है, जिसको थोड़ी देर पहले यानहाओ ने पीटा था, इसलिए वो बस यानहाओ से उसी चीज का बदला लेना चाहता है। यानहाओ को कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता। एग्जामिनर जी बताते हैं, वो चीजी सिटी का यंग मास्टर जियांग जिन है, क्या तुम उसको जानते हो? जहाँ पर यानहाओ ने ना पर जवाब दिया। अब यानहाओ को भी पता चल जाता है कि वो तो उसी कैप्टन का भाई है, इसलिए वो इस तरह से बात कर रहा था। अब इतने में ही चीफ एग्जामिनर लिंग योंग फिजिकल एग्जाम का रिजल्ट सुनाते हैं, जिसमें फर्स्ट प्लेस में यानहाओ आया था और सेकंड प्लेस में एक जिंग इंग नाम की लड़की और थर्ड प्लेस में जियांग जिन आया था। दरअसल जिंगिंग का 135 पॉइंट होता है और जियांगजिन का 123 पॉइंट होता है। और जिनिंग टेक्निकल इंटेलिजेंस ब्यूरो से आती है। वो यानहाओ को देखते हुए खुद से ही कहने लगती है, मैं यहाँ पर बस फन के लिए आई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का स्ट्रॉन्ग इंसान होगा। सच में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। अब यहाँ पर टॉप 15 एग्जामिनर को दूसरे टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए कहा जाता है। अब हम कुछ समय के बाद एक कमरे में झांग जिन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वो टेस्ट में फर्स्ट प्लेस पर आना चाहता था, लेकिन वो इसमें फेल हो चुका है। वो कहता है, पता नहीं वो दो इंसान कहाँ से आ गए, दूसरा वाला लड़का तो किसी के एहसान के वजह से मुझसे आगे चला गया। इतने में ही उसको कॉल के दौरान मिला हुआ एक वार्निंग को याद आता है, जहाँ पर एक स्क्रीन के अंदर का इंसान उसको कह रहा था कि उसको इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो काफी ज्यादा गुस्सा होती हुए अपना यहाँ पर मुट्ठी कस लेता है और कसम खाता है कि उसको अपने भाई के लिए जैसे भी करके ब्लेजिंग ब्लड को ज्वाइन करना होगा। अब हम थोड़ी देर के बाद बीस्ट कोर टेस्टिंग स्टेशन को देखते हैं। वहां पर यानहाओ के साथ ही साथ में काफी सारे लोग टेस्ट के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर उन सभी को बताता है कि आखिरकार टेस्ट को यहाँ पर किस तरह से करना है। वो एग्जामिनर से एक खास तरह का रिस्ट गार्ड पहनने के लिए कहता है और रिस्ट गार्ड को पहनने के बाद उन्हें कोर को उसमें लगाना होगा। इतना कहते ही डिवाइस चमकता है और फिर टेस्ट शुरू हो जाता है। टीचर यहाँ पर चेतावनी देता है कि अगर जो कोई भी यहाँ 40% से कम का एफिनिटी लाएगा, वो अपने आप ही फेल हो जाएगा। और वो फिर उन सभी को अच्छी तरह से बताता है कि आखिरकार बीस्ट कोर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर केवल हाई लेवल के मोस्टर ही कोर को बना सकते हैं और उस चीज का एबिलिटी उस मोस्टर के स्ट्रेंथ के साथ ही साथ में बदलता रहता है और हर एक का एफिनिटीज अलग अलग होता है, जिसके मदद से अलग अलग एबिलिटीज को अवेकन किया जाता है, जिससे कि एक एलिमेंटल पावर और सपोर्ट स्किल। हालांकि वो खास तरह का रिस्ट गार्ड कमजोर है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल उनके एफिनिटी को चेक करना है। एक गंभीर भाव के साथ में वो सभी एग्जामिनर को देखता है, फिर वो एक घोषणा करता है कि एफिनिटी का टेस्ट शुरू हो चुका है। एक लड़का प्लेटफॉर्म पर आता है और टेस्ट देता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका रिजल्ट बस 39 आता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा निराश होते हुए जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो पहले वाले टेस्ट में 5वें स्थान पर आया था और उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। अगले एग्जामिनर का रिजल्ट हालांकि 56 आता है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर ब्लेजिंग ब्लड को ज्वाइन कर सकता है। अब दोबारा इंस्ट्रक्टर जियांग जिन को आगे बुलाता है। यहाँ पर उसकी आंखें लाल चमक रहे होते हैं और फिर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ता है और बीस्ट कोर को उठाकर रिस्ट गार्ड को पहन लेता है। फिर वो इसको शुरू करने के लिए बीस्ट कोर को डिवाइस में लगाता है और फिर काफी जोर से चिल्लाता है ताकि वो उसका कहना माने। जैसे जैसे वो ध्यान केंद्रित करता है, उसकी बॉडी से लाल कलर का एनर्जी बाहर निकलने लगता है। अब उसका फाइनल रिजल्ट कोर के साथ में 60% की एफिनिटी आती है और साथ ही में उसको एक डी रैंक का वॉरियर का दर्जा भी मिलता है। बाकी रिक्रूटमेंट उसके रिजल्ट को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले का रिकॉर्ड यहाँ पर केवल 56% तक की था। वो यहाँ पर एक घमंडी मुस्कान के साथ में बाकी सबको कमजोर और ट्रैश कहता है। वो अब यहाँ पर खुद का तारीफ करने लगता है। वो बताता है कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर यानहाओ बस शांति से उसके यहाँ पर ताकत को निरीक्षण और एनालिसिस करता है। लेकिन इतने में ही एक गोरी लड़की जिन इंग उसके पास आती है और वो पूछती है कि वो यहाँ पर किस शहर से है। वो खुद को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के मिस इंग बताती है। वो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसका किसी के ध्यान पर ना आना वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। वो उससे सीधा रेड मिस्ट की घटना के बारे में पूछती है। यानहाओ अनजान बनते हुए नाटक करता है और बहाना करता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो आखिरकार किसके बारे में बात कर रही है। वो कहती है कि
कोई बात नहीं और उसे उसमें बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। एक छोटी सी यहाँ पर उछाल के साथ में वो पीछे हटती है, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। यानहाओ मुस्कुराता है और कुछ जानकारी मांगने का मौका लेता है। वो यहाँ पर उसको मिस नो कहते हुए पूछता है कि क्या वो यहाँ पर उसकी मदद कर सकती है। एक मुस्कान के साथ में वो लड़की आंख मारती है और कहती है कि वो निश्चित रूप से उसकी मदद कर सकती है। वो यहाँ पर बताती है कि वो मदद करने के लिए एक शर्त बताती है, उसका टेस्ट स्कोर पहले उसके स्कोर से ज्यादा होना चाहिए। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ में वो वादा करती है कि वो उसे सब कुछ बता दे कि जो वो जानना चाहता है। तभी प्रशिक्षक उसको यहाँ पर मूल्यांकन के लिए बुलाता है। फिर वो लड़की टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर कूद कर जाती है। वो अपने बारी के लिए काफी ज्यादा उत्साहित और आत्मविश्वास से भरपूर लगती है। दूसरे रिक्रूटमेंट बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहे हैं। उनमें से एक टिप्पणी करता है कि वो झांग जिन के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। यानहाओ सोचता है कि क्या वो सच में इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। इसी बीच उसकी पीठ के पीछे झांग जिन उससे एक दयनीय मस्करा कहता है। वो युवती जिंगिन अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह लेती है। वो खुद की ओर इशारा करती है जिससे वो कह रही होती है कि यहाँ पर वो सबसे ज्यादा अच्छी हो। फिर वो यहाँ पर युवती अपने हाथ में डिवाइस उठाती है। एक दृढ़ निश्चय के साथ में यहाँ पर वो डिवाइस को अपने कलाई पर रखती है और फिर सभी को अपने तरफ देखने के लिए कहती है। परिणाम सभी को चौंका देता है, जो कि 78% होता है। एग्जामिनर को यकीन नहीं होता। एक विजयी मुस्कान के साथ में वो लड़की अंगूठा दिखाती है। वो जिस परिणाम को अभी अभी मिला है उससे बहुत ही ज्यादा संतुष्ट लगती है। फिर वो लड़की उन दोनों की ओर मुड़ती है और झांग जिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सेकी मारती है। वो लड़का चिढ़ जाता है और सोचता है कि वो इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा। तभी प्रशिक्षक घोषणा करते हैं कि यानहाओ टेस्ट देने वाला आखिरी इंसान है। जिंगिन फिर उससे पूछती है कि क्या उसे अब दबाव महसूस हो रहा है। हमारा युवा लड़का सोचता है कि वो मजबूत है और शायद वो यहाँ पर सिर्फ सेकी नहीं मार रही थी। वो प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ता है और अपने मन में उससे कहता है कि तुम बस देखो। वो जानता है कि जियाओ जू के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको जीतना होगा। यानहाओ को याद आता है कि सोंग रुई के अनुसार उसका रैंक कम से कम सी रैंक है। वो ये भी ध्यान देता है कि यहाँ पर कोर की गुणवत्ता यानी कि एट्रीब्यूट्स काली है, बिल्कुल पिछले वाली की तरह। वो आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ में वो रिस्ट कार्ड को पहनता है और सोचता है कि अब उसकी असली एफिनिटी दर क्या होगी। फिर वो डिवाइस को एक्टिव करता है और यहाँ पर दृढ़ निश्चय के साथ में अपने बाहर उठाता है। यानहाओ ये देखने के लिए तैयार है कि उसका क्षमता कितना महान है। पैनल तुरंत टेस्ट का परिणाम दिखाता है। उसका शुरुआती वर्गीकरण एक सी रैंक का योद्धा है, जो यहाँ पर सभी को हैरान कर देता है। बाकी रिक्रूटमेंट जो देख रहे हैं उसे देखकर चौंक जाते हैं। उनमें से एक टिप्पणी करता है कि ये तो एक स्क्वाड लीडर का लेबल है। अचानक स्क्रीन पर एक सिस्टम एरर मैसेज दिखाई देता है। हर कोई यहाँ पर भ्रमित हो जाता है क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। सभी को आश्चर्यजनक के लिए यहाँ पर अंतिम परिणाम 0% है। यानहाओ कंफ्यूज है और यहाँ पर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार क्या हुआ। झांग जिन हंसने लगता है और उसे एक बड़ा हरा हुआ लड़का कहता है। वो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि यहाँ तक कि बीस्ट ग्रुप से भी उसको अस्वीकार कर रहे हैं। हम यानहाओ के चेहरे पर साफ साफ चिंता दिखाई देते हैं। उसी पल यहाँ पर हमारा लड़का अपनी कलाई की ओर देखता है और कुछ अजीब महसूस करता है। उसे लगता है कि डिवाइस के साथ में कुछ गलत हो रहा है। रिस्ट कार से एक रेड कलर का ओरा निकलने लगती है। बीस्ट कोर सीधे उसके शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती है और वो स्थिति को समझ जाता है और उसका शरीर अपने मर्जी के खिलाफ होकर एब्जॉर्ब कर रहा है। गोरी लड़की कंप्यूटर की ओर देखती है और परिणाम पर विश्वास नहीं कर पाती। वो चिल्लाती है कि यहाँ पर उन्होंने आज तक सबसे खराब जो देखा था वो 1% था। लेकिन एक उत्साहित मुस्कान के साथ में वो कहती है कि उसे इसे रिकॉर्ड करना होगा। युवती कहती है कि उसके बूढ़े आदमी इस खबर से बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। इसी बीच झांग जिन एक बहुत ही यहाँ पर दोषपूर्ण मुस्कान बिखरता है। लगता है कि उसने बीस्ट कोर के बारे में कुछ अजीब देखा है। झांग जिन फिर प्रशिक्षक से कहता है कि कोर हमारे लड़के के साथ में गायब हो गया है। प्रतिद्वंदी चिल्लाता है कि यानहाओ ने टेस्ट आइटम को चुरा लिया है। प्रशिक्षक चिल्लाता है कि टेस्ट में खराबी आई है और उपकरण को देखने की मांग करता है। वह हमारे युवा लड़के को अपना हाथ उठाने का आदेश देता है ताकि वो सामान का निरीक्षण कर सके। तब वो आदमी खाली रिस्ट कार्ड को देखकर चौंक जाता है। वो पूछता है कि बीस्ट कोर कहाँ पर है जो उसमें रखा जाना था।
एक शर्माए हुए लुक के साथ में हमारा लड़का अपने हाथ को ऊपर उठाता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि आखिरकार क्या हुआ और स्थिति काफी ज्यादा अजीब है। अपने मन ही मन में वो जानता है कि उसे जल्दी ही एक बहाना बनाना होगा। अगर वो नहीं कर पाता तो वो एक लेबोरेटरी का चूहा बन सकता है। तो हमारा लड़का तभी सब कुछ यहाँ पर दांव पर लगाने का फैसला करता है। वो ये दिखावा करने जा रहा है कि ये परिवर्तन गायब हो चुके कोर की एबिलिटी है। ठीक एक रेड एनर्जी उसके शरीर से फटने के बाद हमारे लड़के का बाहा पूरी तरह से एक मोस्टर में बदल जाता है। दूसरा जांग जिंग इसको देखने के बाद पूरी तरह से हैरान है। वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। ये देखकर प्रशिक्षक एक बेगनी ऊर्जा चमकता हुआ चाकू निकालता है। वो सबको पीछे हटने के लिए चिल्लाता है और परिवर्तन के कारण हाई अलर्ट पर चला जाता है। हालांकि गोरी लड़की अपने आंखों में चमक के साथ में स्थिति को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाती है। वो सोचती है कि क्या ये तथाकथित विस्टिफिकेशन है। फिर इतने में ही दूसरा सोल्जर यानहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक पूछता है कि क्या वो लड़का संक्रमित यानी कि इन्फेक्टेड हो गया है और वो सभी को पीछे रहने के लिए कहता है। एक गंभीर नजर के साथ में पर्सिचेक जल्दी से स्थिति का विश्लेषण करता है। वो सोचता है कि अब एकमात्र विकल्प है उस लड़के को यहाँ पर खत्म करना है। लेकिन वो गोरी युवती यहाँ पर पास आती है और हमारे लड़के से बात करने की कोशिश करती है। वो उसका नाम चिल्लाती है और वो पूछती है कि क्या वो अभी भी उसकी बात सुन सकता है। हमारा युवा लड़का उसकी ओर मुड़ता है और पूरी तरह से होश में दिखता है। फिर वो पूछता है कि क्या हुआ। पर्सिचे के दिखकर हैरान हो जाते हैं कि वो आखिरकार अभी तक यहाँ पर तर्क संगत है। वो आदमी लड़के से पूछता है कि क्या उसने सच में अपने दिमाग को नहीं खोया है। हमारा लड़का परिवर्तन को वापस सामान्य करता है और एक कहानी बनाता है। वो कहता है कि ये एक एबिलिटी कोर से आई है जो अपने आप ही यहाँ पर उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। गोरी लड़की यानी कि जिनियन हमारे युवा लड़की के हाथ को पकड़ लेती है और पूरी उत्साह के साथ में कहती है कि वो पागल नहीं हुआ है और वो यहाँ पर परिवर्तन की क्षमता है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है। एक मुस्कान के साथ में प्रशिक्षक कहता है कि लड़के ने तो यहाँ पर जैकपॉट मार लिया है। वो समझता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। हमारा युवा लड़का फिर पूछता है कि ये युवती कौन है और वो इतना ज्यादा कैसे जानती है। एक मुद्रा बनाते हुए लड़की आंख मारती है और कहती है कि वो पहले से ही उसको सब कुछ बता चुकी है। वो फिर से कहती है कि वो बस एक साधारण नो इट ऑल है। उसके चेहरे पर मुस्कान है। प्रशिक्षक फिर बताते हैं कि युवती का नाम जिन इंग है। वो यहाँ पर वो भी बताते हैं कि उसके पिता प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख है। एक मुस्कान के साथ में प्रशिक्षक कहता है कि खेल का समय खत्म हो चुका है। वो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हमारे लड़के से कोड सौंपने के लिए कहता है। एक अजीब भाव के साथ में हमारा युवा लड़का अपना सिर खुजलाता है। वो प्रशिक्षक को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है कि वो इसे सौंपना नहीं चाहता। हमारा लड़का अपनी कलाई की ओर इशारा करता है और अपनी बात को जारी रखता है। वो कहता है कि वो चीज उसके शरीर से चिपक गई है और वो बस वापस नहीं उतरेगी। दूसरा झांग हमारे युवा लड़के की व्याख्या सुनकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि बीस्ट कोर सच में उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। वो सोचता है कि यानहाओ एकदम सही प्रशिक्षण विषय है और उसे अपने समूह को सूचित करने की जरूरत है। हम एक रेडियोलॉजी कक्षे का संकेत देखते हैं। यानहाओ ये समझने के लिए कुछ परीक्षणों से गुजरने वाला है कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ। कमरे के अंदर हमारा लड़का एक स्कैनिंग मशीन पर लेटा हुआ है। मॉनिटर पर यहाँ पर परीक्षा का परिणाम देखकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि कोर उसके शरीर के साथ में जुड़ चुका है और उसे हटाया नहीं जा सकता। उसी समय एक गोरी लड़की यानी कि जिनमिंग एक बुजुर्ग आदमी के साथ में वहां पर आती है। फिर एक डॉक्टर डायरेक्टर जिन से उनका एक राय पूछता है। डायरेक्टर जिन कहते हैं कि हमारा युवा लड़का करीब से अध्ययन करने के लायक है। उसे यकीन है कि लड़की के पास अभी भी काफी सारे मिस्ट्री छिप रखे हैं। तभी वो यहाँ पर वर्दीधारी आदमी परीक्षा कक्ष में आता है। उनमें से एक डायरेक्टर से स्थिति और हमारे लड़के के यहाँ पर बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। एक अजीब मुस्कान के साथ में डायरेक्टर ब्लेजिंग ब्लड क्रॉप्स के नियम के बारे में शिकायत करता है। वो सोचता है कि यह हास्यपाद है कि वो अभी भी 40% के नियम का पालना करते हैं। लेकिन सफेद बाल वाला आदमी उससे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि नाटक बंद करो। अब जनरल डायरेक्टर से बस इसे समझाने के लिए कहता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। डायरेक्टर बताता है कि उसने उस मशीन बनाने वाले टीम का नेतृत्व किया था, इसलिए वो गारंटी देता है कि वो किसी से यहाँ पर बेहतर जानता है कि परिणाम शून्य नहीं था।
फिर उसकी बेटी उसे जोर से हिलाती है और कहती है कि जल्दी अपने मुंह से बाहर थूको, तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है जल्दी थूको। लड़की शिकायत करती है कि सस्पेंस उसे मार रहा है। एक पागल मुस्कान के साथ में वो बताता है कि मशीन बस टूट गई थी। वो आदमी कहता है कि यानहाओ की एफिनिटी कुछ ऐसी है जो पहले कभी भी नहीं देखी गई है। जनरल अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ में उस विचार को पूरा करता है। वो कहता है कि यानहाओ ने 100 से ज्यादा यहाँ पर एफिनिटी को पार कर लिया है। ठीक उसके बाद जनरल परसिचे को अपने पीछे कैमरे से बाहर आने के लिए कहता है। इसी बीच यानहाओ अभी भी मशीन पर लेटा हुआ है। वो ध्यान देता है कि उसकी छाती में जो काला कलर का कोर था वो लाल कलर में बदल रहा है। यानहाओ याद करता है कि एक मजबूत कोर को एब्जॉर्ब करने के वजह से क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया था। इस बार एक कमजोर कोर को एब्जॉर्ब करने से बस उसके शरीर के अंदर की वस्तु मजबूत हुई है। क्रिस्टल की शुद्धता बढ़ गई है और वह लाल हो गया है। उसे एहसास होता है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो उसका इन्फिनिटी तक विकसित हो सकता है, यानी कि वो इन्फिनिटी तक इवॉल्व हो सकता है। दूसरी तरफ स्पेशल रेस्पॉन्स टीम ब्लेजिंग ब्लड के हेडक्वार्टर्स में सांगरुई अपने पिता से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि यानहाओ को उसकी टीम पर सौंपा जाए, क्योंकि वही उसे यहाँ पर ले आई थी। उसके पिता उसे यहाँ पर सख्ती से डांटते हैं, ये याद दिलाते हैं कि वो उस लड़के के लिए बहुत ही ज्यादा कर रही है, लेकिन सांगरुई जिद करती है कि एक सोल्जर होने के नाते वो अपना वचन निभाना चाहती है। वो जवाब देती है कि एक सोल्जर देश के प्रति बाध्य होता है, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति। उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि यानहाओ योंग सिन की टीम में जाएगा और उनका फैसला अंतिम है। फिर शांत होकर वो पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पर एक न्यू रिक्रूटमेंट के लिए अपने पापा से लड़ेगी। अंत में वो यहाँ पर उसे वापस अपने काम पर लौटने का आदेश देते हैं, जिसमें सांगरुई सोचने लगते हैं कि उसे कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। बाद में ब्लेजिंग ब्लड बैरक लाउंज में जिनिंग काफी ज्यादा खुश होते हुए आती है, ये खुलासा करते हुए कि ब्लैक सिटी और रेडस्टोन सिटी के बीच में खोजे गए नए मॉन्स्टर की जांच न्यू रिक्रूटमेंट को सौंपी गई है। उससे पहले ही यहाँ पर यानहाओ के साथ में टीम बनाने के लिए अपना नाम जोड़ दिया है। हमारा लड़का जो अब ब्लेजिंग ब्लड यूनिट का सदस्य है, लेकिन वह लिन योंग के ऑर्डर में काम कर रहा है, उसकी ओर देखता है। लिन योंग यहाँ पर समझ जाता है कि उनका काम केवल उस जगह में जांच करना और खतरे के स्तर को कम करना है। उन्हें सतर्क रहने के लिए चेतावनी देता है। हालांकि मॉन्स्टर लो लेवल के हैं, लेकिन वो रेड मिस्ट के प्रभाव की वजह से इवॉल्व हो सकते हैं। जिनिंग अहंकार से जोड़ती है कि स्टार्स यहाँ पर संग्रहण एक ऐसी चीज है जिसमें वो विशेषज्ञ है। नेस्ट के रास्ते में जिनिंग अपने साथियों को सूचित करती है कि मॉन्स्टर के नेस्ट के खतरे को पूरे 4 भाग में बांटा गया है। पहला लो, मीडियम, हाई एंड एक्सट्रीमली हाई। वो एक ऐसे छत्ते के और बढ़ रहे हैं जिसकी संरचना बाहर से सरल दिखती है, लेकिन जिसके आंतरिक मार्ग जटिल और ज्यादा खतरनाक है। यानहाओ एक क्वेश्चन करता है कि अगर एक बर्रे के छत्ते को एक व्यक्ति संभाल सकता है तो उन्हें 3 कार भरकर लोगों की क्यों जरूरत है। वो जवाब देती है कि लोहे की मधुमक्खियां साधारण मधुमक्खियां नहीं है। उसी क्षण एक पेट्रोल सोल्जर सामने एक स्काउट क्लास की मधुमक्खी को देखकर हैरान हो जाता है। पेट्रोल सोल्जर उनसे डटे रहने के लिए कहता है। इंग देखती है कि मधुमक्खियां ऐसे डंकों से हमला कर रही है जो उनकी कार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा लड़का अटैक के लिए तैयार सोचता है कि ये अपने नए स्किल को प्रैक्टिस करने का सही मौका है। इसी के साथ में वो कार के दरवाजे को मेल्ट करते हुए बाहर कदम रखता है। वो अपने साथियों से कहता है कि जब तक वो वापस ना आए वो किसी सुरक्षित जगह पर चले जाए। सोल्जर हैरान है क्योंकि वो कार के डोर को एक वेपन के रूप में यूज कर रहा है। इंग तुरंत समझाती है कि ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है जो उसे अन्य वस्तुओं के स्वयं के साथ में यहाँ पर रूपांतरित करने की अनुमति देती है। उत्साहित होकर वो तुरंत ये नए खोज रिकॉर्ड करती है कि यानहाओ वस्तुओं को वेपन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसी बीच यानहाओ मॉन्स्टर से लड़ रहा है, लेकिन मॉन्स्टर भी कुछ ग्रीन चीज निकालकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। जब वो ग्रीन पॉइजन उसके हथियार में एक छेद कर देता है तो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर डंकों से ज्यादा तो ये मजबूत अटैक है। अब उसको अटैक का सोर्स पता लगाना है। वो तुरंत अपने साथियों के पास में छिपे हुए अज्ञात दुश्मन के बारे में चेतावनी देता है और उन्हें छिपने के लिए कहता है। सोल्जर और इंग एक चट्टान के पीछे कूद जाते हैं। एक और सोल्जर आगे बढ़ता है, एक खोज करता है कि लोहे की मधुमक्खियां आग से डरती है कि नहीं, लेकिन इंग उसे आगे ना जाने के लिए चेतावनी देता है। अगले ही पल में ग्रीन पॉइजन सोल्जर को पूरी तरह से सूट करता है और वो तुरंत जल जाता है। हमारा लड़का इंग से ग्रीन पॉइजन के स्रोत के बारे
बारे में पूछता है। वो अपने डाटा से जवाब देती है कि ये जरूर एक हाउंड क्लास की रानी मधुमक्खी से आ रहा होगा, जिसका पॉइजन सी रैंक से नीचे के कवच को नष्ट कर सकता है। वो खुद हैरान है ये जानकर के अड्डे में एक हाउंड क्लास का मॉन्स्टर है जो पिछली रिपोर्ट के बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए यान हाओ उनसे कहता है कि वो छोटे मॉन्स्टर के साथ में फाइट करे, जबकि वह रानी मॉन्स्टर के साथ में फाइट करेगा। इंग अपने वाइंड एलिमेंट को यूज करके लड़ने के लिए तैयार है। वह अपने वाइंड अटैक से मॉन्स्टर पर हमला करती है, जिससे हमारे लड़के को क्वीन मॉन्स्टर का सामना करने का चांस मिलता है। अगले ही पल में वो एक भाले जैसा हथियार बनाता है और वो सीधा रानी मधुमक्खी पर फेंक देता है। यान हाओ का अटैक सीधा मॉन्स्टर के मेन बिंदु पर घुस जाता है। फिर भी यहाँ पर मॉन्स्टर कमजोर नहीं पड़ते। इंग हैरानी से यहाँ पर उसे घूरकर देखती है कि ये कोई साधारण हाउंड क्लास का मॉन्स्टर नहीं थी, बल्कि वो ओवरलॉर्ड क्लास में ई बल्ब होने की कगार पर है और वो यहाँ पर भागकर ही अपना जान बचा सकते हैं। वो मॉन्स्टर भी भागकर यहाँ पर अपने घोंसले के अंदर चले जाता है, मतलब केव के अंदर चले जाता है, जहाँ पर भी जाता है। मतलब यान हाओ के घुटने लड़खड़ाने लगते हैं, उसका शरीर थकान से गिरने लगता है। वो महसूस करता है कि रेड मिस्ट से एनर्जी खींचने के लिए नहीं है, उसके भंडार एक पल में समाप्त हो गए। इंग उसे छेड़ते हुए कहती है कि वो अपने सांसों से उसे पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है। यान हाओ उठ बैठता है और कहता है कि उसे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपमानित महसूस करते हुए वो उसे एक चॉकलेट देती है, लेकिन वो बताता है कि यहाँ पर उसकी कमजोरी भूख की वजह से ना होकर उसकी खोई हुई स्ट्रेंथ की वजह से है। सोल्जर चिंता में दौड़ता है और यान हाओ उससे बताता है कि वो एकदम ठीक है। यान हाओ सलाह देता है कि बैटलफील्ड को साफ किया जाए, घेरा बनाए और घटना की सूचना दे। इंग बताती है कि उसने एक कर दिया है। रानी मधुमक्खी के अड्डे के सामने इंग एनालाइज करके बताती है कि रेड मिस्ट हल्की है, इसलिए वो प्रोटेक्टिव सूट के साथ में अंदर जा सकते हैं। वो समझाती है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल है और ये हमारे लिए सही मौका है। हेडक्वार्टर्स में सोंगरुई के पिता चीफ ऑफ स्टाफ लिन योंग के साथ में यान हाओ के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। वो मांग करते हैं कि यान हाओ को लगातार निगरानी पर रखने के लिए कहती है। अब इतने में ही लिन के फोन पर एक रिपोर्ट आती है कि अड्डे का खतरे का लेवल क्षण भर में लो से काफी ज्यादा हाई में बदल गया है। यान हाओ और जी इन पहले से ही अंदर है। सोंगरुई के पिता तुरंत आदेश देते हैं कि निकटम ब्लेजिंग ब्लड की इकाई को उनकी बेटी के कमांड में आगे भेजा जाए। उनका पहला काम रिक्रूटमेंट को सुरक्षित करना है और दूसरा अड्डे को नष्ट करना है। योंगजी सोंगरुई के सहायक के रूप में नियुक्ति होकर प्रवेश करता है। यान हाओ अड्डे में गहराई में आगे बढ़ रहा है। जिनिंग की रीडिंग्स इस तरह तक पुष्टि करती है, लेकिन वह चेतावनी देती है कि अगर रानी पूरी तरह से इवॉल्व होकर ओवरलोड बन जाती है तो उसे यहाँ पर मारना लगभग असंभव है। ये चेतावनी अगले ही पल में वास्तविक बन जाती है। एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आता है जो कि ओवरलोड क्लास का है। इवोल्यूशन पूरा हो चुका है। इंग देखती है कि रेड मिस्ट का लेवल बहुत पहले ही सुरक्षा सीमा को पार कर चुका था, लेकिन डिवाइस ने कभी भी खतरे की घंटी नहीं बचाई। साथ ही में प्रोटेक्टिव सूट के साथ में भी कुछ छेड़छाड़ किया गया है। इसका मतलब ब्लेजिंग ब्लड के अंदर किसी ने उन्हें धोखा दिया है। अब वो रेड मिस्ट उनके तरफ काफी तेजी से आने लगता है। यान हाओ उसे अपने साथ में खींच लेता है। जैसे ही वो पीछे हटने के लिए दौड़ते हैं, वो महसूस करता है कि कुछ देर पहले तो यह यहाँ पर एनर्जी के लिए तरस रहा था। अब इंग उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने की धमकी देती है। वो उसे एक छिपी हुई चट्टान में मार्गदर्शन करता है। वो वादा करता है कि वो डाटा को हेडक्वार्टर्स पे भेज दे। वो उसे वार्निंग देती है कि उसको किसी भी कीमत पर वापस आना है। वहीं पर आगे रानी अपनी सेना के साथ में खड़ी होती है और अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यान हाओ भी यहाँ पर अपनी बहन को याद करता है और आत्मविश्वास से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है।